Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 19th ऑफ जुलाई 2023। तो गाइज आज है तारीख 19 जुलाई 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन कर देना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, इन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके अगेन सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में बात की जा रही है हॉसोंग 18 के बारे में। तो हॉसोंग 18 क्या है, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया है। नॉर्थ कोरिया नाम का जो देश है, इन्होंने हाल ही में एक लेटेस्ट हॉसोंग 18 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो सबसे पहली चीज़ डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस के पर्सपेक्टिव से कि हॉसोंग 18 रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है। तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर छोड़ी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में कई सारे कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल एशियन कॉन्टिनेंट से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर आप क्या कर सकते हो, इस मिसाइल से अटैक कर सकते हो। तो एक प्रकार की इसी को हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो हॉसोंग 18 एक प्रकार का सॉलिड फ्यूल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक ऐसी मिसाइल जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल तो है ही, साथ ही साथ में यहाँ पर सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है, नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है। नॉर्थ कोरिया की पहली इस प्रकार की ये मिसाइल है जिसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है। और कहीं ना कहीं सॉलिड फ्यूल की वजह से जो ये मिसाइल है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, प्लस यहाँ पे काफ़ी प्लस पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का ही हॉसोंग 17 नाम का भी एक मिसाइल है। जो 17 वाला मिसाइल है इनका, उसमें लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाता है। और जो हॉसोंग 18 है उसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है, जो अभी रिसेंटली यहाँ पर टेस्ट किया गया है। बाकी दोनों के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल का। देखो जो लिक्विड फ्यूल होता है ना, ये भी अगेन बहुत ज़्यादा पावर देता है रॉकेट को, लेकिन इस लिक्विड फ्यूल के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, प्लस एक्स्ट्रा वेट भी इसमें हो जाता है। जबकि सॉलिड फ्यूल थोड़ा डेंस होता है, तुरंत जल सकता है, प्लस यहाँ पर ये भी बराबर की पावर देता है थोड़े ही समय के अंदर में। सॉलिड फ्यूल को रखने के लिए जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पर कम चाहिए, प्लस यहाँ पर आप लंबे समय तक रख सकते हो और बिना सॉलिड फ्यूल को डिग्रेड हुए, बिना सॉलिड फ्यूल को ब्रेक डाउन किए आप आराम से उसको स्टोर करके रख सकते हो। जबकि लिक्विड फ्यूल में ऐसा नहीं किया जा सकता है। जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स होती हैं काफ़ी आसान होती हैं ऑपरेट करने में, काफ़ी सेफ़ होती हैं, आप आराम से सेफ्टी के साथ में उसको ऑपरेट कर सकते हो, ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। लेकिन लिक्विड फ्यूल के अंदर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ जाती है मिसाइल को मेंटेन करने में। समझ गए? तो ये आपने समझ लिया कि ये हॉसोंग 18 क्या है, दूसरा सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तीसरा यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है दोस्तों। देखो बैलिस्टिक मिसाइल जब भी हम कहीं से छोड़ते हैं, सपोज़ यहाँ पर ये हमारा यहाँ एक एरिया है जहाँ से हमने मिसाइल को छोड़ना है, और ये हमारा टारगेट है जहाँ पर इस मिसाइल को हिट करवाना है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को जब हम छोड़ते हैं तो वो बैलिस्टिक मिसाइल जब निकलता है तो सबसे पहले वो हमारे एनवायरमेंट से बाहर जाता है इस प्रकार से, और एनवायरमेंट से बाहर जाने के बाद में वापस वो एनवायरमेंट में एंटर करता है, पूरी ताकत के साथ में गिरता है और जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। तो इसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ कैसे होता है, इस प्रकार का जो पाथ होता है उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल वाली कैटेगरी में रखते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ भी कर सकते हो, प्लस जो नॉर्मल बॉम्ब्स हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल के अंदर में।
जब ये मिसाइल चलती है तो इसमें कई सारी स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और ऊपर वॉरहेड सीधा बॉम्ब, जिससे तबाही मचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये मिसाइल लॉन्च होती है तो जो इसकी स्टेजेस हैं वो धीरे धीरे ओपन होती हुई चली जाती हैं। लास्ट में यहाँ पर बचता है इसका लास्ट स्टेज वॉरहेड, जो जाकर अपने टारगेट पर हिट होता है। समझ गए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो बता दिया था, लेकिन अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो लॉन्ग रेंज होती है वो लगभग कह सकते हो कि 5500 किलोमीटर या फिर 3500 माइल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर इसकी लॉन्ग रेंज देखने को मिल जाती है। मतलब इससे भी ज़्यादा रेंज की मिसाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इनको डिज़ाइन किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी के लिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं सीधा उनको डिलीवर कर सके किसी पर्टिकुलर टारगेट पर, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये मिसाइल्स खासकर यूज़ की जाती हैं। समझ गए। तो इसमें एक ही पॉइंट में अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी और एग्जामिनेशन में काफ़ी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। करना क्या है, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए कि आपने क्या सुना है लेक्चर में, और ये कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी टेस्ट करेगा कि आप किस प्रकार से कंसंट्रेशन लेवल के साथ में पूरा वीडियो सुन रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से सुनना, लास्ट में टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ वाकई में मैंने आज के दिन में कुछ सीखा है, कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं। और ऐसा फिर सप्ताह के एंड में मैं रिवीजन करवा दूंगा। उससे क्या होगा, एक और हाई कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा बार बार रिवीजन हो रहा है, मुझे करंट अफेयर्स की प्रॉपर नॉलेज हो रही है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली मुझे मेरे दिमाग में बैठता चले जा रहा है। समझ गए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है, अब कोई भी स्कीम है, पर्टिकुलर यहाँ पर योजना है, तो वो सब हमारा जीएस पेपर नंबर 2 जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन का टॉपिक है वहाँ पर जोड़ा जाता है। न्यूज़ क्या निकल कर आती है, खबर यह है कि सदर्न रेलवे ने आइडेंटिफाई करे हैं 90 स्टेशंस को। 90 ऐसे स्टेशंस को खोजा गया है जहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में। इस वजह से ये स्कीम न्यूज़ में है। इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, हमारे स्टेशंस के विकास के ऊपर, स्टेशंस को लगातार और लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पर डेवलपमेंट करना, दूर तक सोचते हुए यहाँ पर इन स्टेशंस का विकास करना। और ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद यहाँ पर यह भी है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके लिए मास्टर प्लान को तैयार करना, और मास्टर प्लान में खासकर फोकस करने वाले हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ आज के समय पर स्टेशंस पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं उससे अधिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना। जो ये प्लान है ना, प्लान है प्लस ये जो बजट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्रूव की जाएंगी। और प्लस जो हमारा जोनल रेलवेज़ हैं, जो जोन के हिसाब से हमारी रेलवेज़ हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी कि वो अपने हिसाब से स्टेशंस को सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स की कमेटी होगी वो उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद में उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद है नई नई फैसिलिटीज़ को, प्लस जो आज के समय पर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं उसको अपग्रेड करना, प्लस जो बेकार की फैसिलिटीज़ हैं या पुरानी हो चुकी हैं उसको रिप्लेस करके कुछ नई फैसिलिटीज़ को लेकर आना, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ये टारगेट है। और जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर तैयार की जा रही हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में, यहाँ पे फ्री वाईफाई, प्लस यहाँ पे जो 5G मोबाइल टावर्स है उसके लिए स्पेस रखा जाएगा। उसके बाद में जो रोड्स हैं उनको चौड़ा किया जाएगा, प्लस यहाँ पे जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, फालतू की जगह घेर रहा है, उसको हटाया जाएगा। प्लस जो प्रॉपर साइन वगैरह होते हैं वो यहाँ पर डिज़ाइन किए जाएंगे। पैदल चलने वालों का जो लोग है रास्ता है, एक डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन पाथवे को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पार्किंग एरियाज़ होंगे, लाइटनिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे क्लब्स हैं वो बनाए जाएंगे, वेटिंग हॉल्स को तैयार किया जाएगा, वेटिंग हॉल्स के साथ साथ एक अच्छा कैफ़े दिया जाएगा। उसके अलावा बेटर फर्नीचर होगा, और उस फर्नीचर में बेटर फर्नीचर कहाँ पे लगाया जाएगा, जो हमारे वेटिंग रूम्स है वहाँ पर, प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाएगा। बाकी जो रेस्ट रूम है, ऑफिसेस है, वहाँ सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा फर्नीचर का यूज़ करने वाले हैं। समझ गए। तो ये सब कुछ होगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर कर देना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 लाइक्स का, जो कल भी आपने फटाफट अचीव करवा दिया था, आज भी आपने करवाना है, ध्यान रखना इस बात को। एक कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं भी यहाँ पर रेगुलर बन पाता हूँ। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है बार्ड चैटबॉट की। अभी तक आपने चैट जीपीटी का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा।
अगर नहीं सुना है, गूगल पर जाकर चैट जीपीटी ओपन कर कर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो चैट जीपीटी आपको वहाँ से बहुत आराम से जवाब देगा। इवन चैट जीपीटी इतना एडवांस हो चुका है कि आपके किचन में कोई भी सब्ज़ी अगर अवेलेबल है, उनका पिक्चर क्लिक करके चैट जीपीटी पर अपलोड करोगे तो वो बता सकता है कि आप इन सब्जियों से क्या डिश बना सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अल्टीमेट लेवल जो है वो हम लोग छू रहे हैं। अब ऐसी चीज़ कोई दूसरा तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, ठीक है। अब चैट जीपीटी जैसी चीज़ आ चुकी है, लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल छोड़कर चैट जीपीटी की तरफ भाग रहे हैं लोग। यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उनको समराइज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी पर, ठीक है, क्योंकि आप बड़े बड़े आर्टिकल्स को समराइज़ भी कर सकते हो और बहुत सारी अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है। तो गूगल ने भी क्या किया, अपना बार्ड यूज़ कर दिया, बार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, बार्ड चैटबॉट। तो बार्ड चैटबॉट भी बिल्कुल सिमिलर तरीके यानी चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। दोनों के बीच में कह सकते हो आज के समय पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, गूगल की जो मेन कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ने यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसको नाम दिया गया है बार्ड, इसको यहाँ पर अभी स्टार्ट कर दिया है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में। यूरोप में, ब्राज़ील में इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो ये जो बार्ड चैटबॉट है ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसको बनाया है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा किसने बनाया है, गूगल ने नहीं, अल्फ़ाबेट ने बनाया है। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी है, इससे बड़ी कंपनी है। दूसरी चीज़, जो ये चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, बार्ड चैटबॉट है ना, ये जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि आप अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो एक मानव की तरह ही ये आंसर देगा। फीचर्स क्या होंगे इसका, तो इस बार्ड का फीचर ये होगा कि आप इससे इंटरैक्ट कर सकते हो। 40 भाषाओं के अंदर आप अपने सवाल पूछ सकते हो, जिसमें इन 40 भाषाओं में 9 तो इंडियन लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो जो हमारे यूज़र्स होंगे वो यूज़र कहीं ना कहीं इस बार्ड का जो रिस्पॉन्स है उसको चेंज कर सकते हैं, इसका टोन, स्टाइल, वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्लस कन्वर्सेशन को रीनेम कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इमेजेस का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो बार्ड चैटबॉट आपको समझ में आ गया। अब बार्ड चैटबॉट एक प्रकार का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्वेश्चन यही आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर जो जनरेटिव एआई है, ये क्या है। देखो, एआई एक प्रकार का ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि क्या कर सकता है, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट, 3D मॉडल्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, इनको बना कर दे सकता है, ठीक है। अब ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को सीखता है कुछ डेटा को पढ़कर, जो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा हैं उन सब के पैटर्न्स को पढ़कर, देन उसके बाद में अपना एक नया यूनिक आउटपुट देने का हमें काम करता है। समझ गए। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। यहाँ पर बात की जा रही है लेपर्ड 2 बैटल टैंक के बारे में। ये जो टैंक आपको दिख रहा है ना, ये इस साल 3-4 बार न्यूज़ में आ चुका है। तो आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। हुआ क्या है, इटली नाम का जो देश है वो प्लानिंग कर रहा है कि जर्मनी से ये लेपर्ड 2 बैटल टैंक्स को खरीदा जाए, क्योंकि जर्मनी के अंदर ही ये बैटल टैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लेपर्ड 2 टैंक है ये अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी न्यूज़ में था, क्योंकि जर्मनी ने डिसाइड किया था यूक्रेन को ये टैंक्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि यूक्रेन लगातार रशिया को टक्कर दे सके। तो ऐसा वॉर का सिनेरियो देखते हुए इटली ने भी डिसाइड किया कि हमें भी यहाँ पर इस प्रकार के लेपर्ड 2 टैंक्स खरीदने चाहिए। तो इटली यहाँ पर इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है। इस वजह से लेपर्ड 2 बैटल टैंक क्या है ये आपने ज़रूर से पता होना चाहिए। ये एक प्रकार का जर्मन मेड बैटल टैंक है, युद्ध में लड़ने वाला इस टैंकर का यूज़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो इस टैंक को बनाया गया है जर्मन वेपन्स मैन्युफैक्चरर क्रॉस माफे वेगमैन के थ्रू। KMW नाम की यहाँ पर एक कंपनी है। अब जो ये लेपर्ड है ना, लेपर्ड 2, ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1990s में, 1990 में। और किसके लिए लाया गया था, जो वेस्ट जर्मनी आर्मी है उसके लिए यहाँ पर इस टैंक को बनाया गया था, ताकि जो वेस्ट जर्मन आर्मी है वो यहाँ पर कोल्ड वॉर के समय पर सोवियत यूनियन का जो थ्रेट है, सोवियत यूनियन का जो खतरा था, उनका जो धमकियाँ थी, है ना, उसका रिस्पॉन्स में यहाँ पर इस प्रकार के बैटल टैंक्स को तैयार किया गया कि अगर कुछ बवाल होता है तो यहाँ पर इन बैटल टैंक्स का यूज़ करेंगे। लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं इनका मेनली यूज़ किया जाता है आज के समय पर जर्मन मिलिट्री के थ्रू। प्लस 12 से ज़्यादा देश हैं यूरोप के अंदर जो ऑलरेडी यहाँ पर इस टैंक का यूज़ कर रहे हैं, प्लस कुछ और देश भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा है, और भी कई सारी कंट्रीज़ है जो कि आज के समय पर इस टैंक का यूज़ कर रही हैं। तो इस टैंक के फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर
इसकी जो रेंज है वो है 500 किलोमीटर्स की, 500 किलोमीटर्स रेंज तक यहाँ पर ये चल सकता है। ठीक है, 4 लोग चल सकते हैं इस टैंक के अंदर में। इसका वेट 55 टन्स के आसपास है। स्पीड होगी 68 किलोमीटर पर आवर। प्लस यहाँ पर इसका जो मेन वेपन है, जो मेन हथियार इस टैंक के अंदर में, वो 120 mm की एक बोर गन है, पतली सी। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो टैंक है फुल्ली डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पर चलता है। मशीन गन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। प्लस ये जो टैंक्स है ये ऑलराउंड प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी चारों तरफ से यहाँ पर ये सुरक्षा कर सकता है। प्लस इसकी चारों तरफ से सुरक्षा हो भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो माइंस होती है ना, जो ज़मीन के अंदर बिछा दी जाती हैं, टैंक आता है, जैसे उसके ऊपर पैर पड़ता है टैंक का, यानी टैंक का टायर पड़ेगा, वैसी वो माइंस ब्लास्ट हो जाती हैं, टैंक को उड़ा ले जाती हैं। लेकिन कोई भी ऐसा टैंक होगा, एंटी टैंक फायर होगा, कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस होगा, इन किन्हीं भी चीज़ों का असर जो है इस टैंक के ऊपर नहीं होने वाला। ये एक खास बात है इस लेपर्ड 2 की। समझ गए? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन से लिंक कर सकते हो। यहाँ पर बात की जा रही है एटलांटिक मैनहेडन के बारे में। एटलांटिक मैनहेडन बेसिकली एक प्रकार की मछली की स्पीशी है, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रही है। रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज़ में निकल कर आ रही है, तो इसको बारे में पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिसेंटली अभी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी कई सारे एनिमल्स को लेकर अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एटलांटिक मैनहेडन, अब नाम से ऐसा लग रहा है किसी आइलैंड का नाम है, ऐसा लग रहा है ओशन में किसी जगह का नाम है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन भी सकता है एटलांटिक मैनहेडन क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार की एटलांटिक ओशन में पाई जाने वाली ये मछली है, जिसको हम लोग फैट बैक बंकर या पोगी के नाम से भी जानते हैं। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये जो हमारा फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के नदर्न साइड में है ना, तो फ्लोरिडा के नदर्न साइड में कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है। बाकी यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं ये फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन जो हमारे पानी में पाए जाते हैं उनको खाने का काम करती हैं। पिछले कुछ समय पर ये मैनहेडन मछलियाँ जो हैं ये डिसअपियर होती हुई नजर आई हैं। ज़्यादातर मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं उस बे से। ठीक है, और कई सारी बड़ी मछलियाँ या दूसरे जानवर इन मछलियों को खाकर अपना जीवन चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग जानवर भी इन मछलियों के ऊपर डिपेंडेंट थे, रिलाई करते थे, तो उनको भी यहाँ पर एक बुरा असर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब आपस में इंटरलिंक है हमारा इकोसिस्टम में। तो ये जो है प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। और इस फिश का यूज़ बाकी सारे पर्पज़ की वजह से भी हो सकता है, जानवरों को फीड करवाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आपने देखा होगा फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, ह्यूमन सप्लीमेंट्स बनते हैं, एनिमल सप्लीमेंट्स बनते हैं, तो उन सप्लीमेंट्स के अंदर भी इस फिश का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस फिश के कई सारे अलग अलग प्रकार के यूज़ हैं। अब एक बात आती है कि इस फिश का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में अभी इसकी जो संख्या है वो अवेलेबल है, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मछली ये कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा? हमारे एटलांटिक ओशन के अंदर में जो चेसापीक बे है यहाँ पर पाई जाती है। इस बे को ज़रूर ध्यान रखना, हो सकता है बे को लेकर आपसे सवाल बन जाए। ये बे कहाँ पर है? तो इस बे का जो खासकर नदर्न पार्ट है वहाँ पर मैरीलैंड देखने को मिल पाएगा, और सदर्न पार्ट में यहाँ पर वर्जीनिया देखने को मिल पाएगा। अगर मैं इसको ज़रा जूम करके दिखाऊं तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये USA वाला मैप देखना है। USA के ऊपर कनाडा हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया, ये USA हो गया। यहाँ पर छोटा सा आपको बे नज़र आएगा। ठीक है, बे किसको बोलते हैं? कुछ इस प्रकार से यहाँ पर समुद्र के अंदर में जो ऐसा गोल हिस्सा होता है इसको हम लोग बे बोलते हैं। तो यहीं पर एक बे है, वहीं पर ये मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जगह कहाँ पर है ये मैंने आपको बताया, जस्ट इधर ही मैरीलैंड के जस्ट नीचे की साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखो, ये नाम लिखा भी है, ये रहा वो बे एग्जैक्टली। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है टूनिकेट्स के बारे में। अब ये टूनिकेट्स क्या है, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में निकल कर आया है। हुआ क्या है, पुराने टूनिकेट्स के जो फॉसिल्स हैं वो अभी यहाँ पर डिस्कवर करे गए हैं, और माना जाता है कि जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 500 मिलियन साल पुराना जो टूनिकेट फॉसिल है वो यहाँ पर डिस्कवर किया है ना। उसके ऊपर काफ़ी सारी जो रिसर्चेस है वो चल रही हैं। तो बहुत बहुत पुराने जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है, वो हम लोग को यहाँ पर मिलते रहते हैं। उसी प्रकार से टूनिकेट का मिला है। अगर आपको यहाँ पर ये दिखाया जाए और पूछा जाए आपको क्या लग रहा है, तो आप कहोगे समुद्र के अंदर कुछ चीज़ होगी यार, कुछ अजीब सा लग रहा है, पेड़ पौधा होगा या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार का मैरीन एनिमल है, जानवर है, इनवर्टिब्रेट है, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, एक जानवर है बेसिकली। आप ऐसा ध्यान रखना, टूनिकेट्स। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में है हाल ही में। तो एक नया फॉसिल, एक नया जीवाश्म इसी टूनिकेट का, जिसका नाम है मेगासाइफोन थाइलेकॉस। तो यहाँ पर इसने कई सारे टूनिकेट्स के बारे में जो जानकारियाँ वो रिवील किए हैं, इस वजह से टूनिकेट्स न्यूज़ में है।
तो टूनिकेट्स कॉमनली यहाँ पर सी स्क्विड्स होते हैं, हमारे समुद्र में पाए जाने वाले मैरीन एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ज़्यादातर जो समय ये टूनिकेट्स कहाँ पर स्पेंड करते हैं, बिल्कुल समुद्र के जस्ट नीचे तले पर, है ना, रॉक्स से चिपके हुए होते हैं, प्लस जो हमारी बोट होती हैं, जो नाव होती हैं, उसके नीचे चिपक जाते हैं ये। प्लस जो ये मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ हैं, जो इनकी प्रजातियां हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है। बोला जाता है कि इनका जो इवोल्यूशन है वो 500 मिलियन साल पहले हुआ था। और जो रिसर्चर्स हैं वो इस वजह से यहाँ पर इनके ऊपर स्टडीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये टूनिकेट्स हैं, टूनिकेट्स के अंदर भी दो मेन टूनिकेट्स होते हैं। एक का नाम है एसिडिएसियंस और दूसरे का नाम है एपिंडेक्यूलियरिस। तो यहाँ पर दो अलग अलग टूनिकेट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जो एसिडिएसेंस है, इसको हम लोग सी स्क्वाड के नाम से भी जानते हैं। प्लस ये जो टूनिकेट्स है थोड़ा सा मेंढक की तरह देखने में लगते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कह सकते हो कि ये ना बिल्कुल सी फ्लोर पर, जो समुद्र का बिल्कुल सतह होता है, तला जो होता है, वहाँ पर ये रहते हैं। और दूसरे वाले जो यहाँ पर टूनिकेट्स हैं जिनका नाम है एपिंडेक्यूलेरियस, ये कहाँ पे रहते हैं, ये भी मतलब देखने में मेंढकों की तरह लगते हैं। प्लस ये पानी में ऊपर की साइड में रहना और अपने आप को फ्रीली स्विम करना पसंद करते हैं, तैरना पसंद करते हैं। ठीक है, तो थोड़े से यहाँ पर ये डिफरेंट ऊपर वाले से, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो यहाँ पर सेम ही आपको देखने को मिलेगा जब बात करी जाएगी टूनिकेट्स की। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टूनिकेट्स देखने को मिलेगा। एक बॉटल की तरह यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हाँ एक बॉटल है सामने। ठीक है, बाकी टूनिकेट्स के फीचर्स क्या हैं, तो एक अजीब सा क्रिएचर है ना, जिसका शेप साइज़ जो है वो आप कह सकते हो इनके वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज़ के ऊपर में। जो एडल्ट टूनिकेट होता है जिसका शेप एक बॉटल की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जैक्टली पहले भी दिखा दिया है। आगे आते हैं नाउ, आप फाइनली आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के आर्टिकल जल्दी निपट गए, ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कुछ खास नहीं थे, अच्छे खासे आर्टिकल थे और थोड़े टेक्निकल थे, लेकिन यहाँ पे कवर हो गए। नाउ अब बात आती है हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखते हैं कितने अच्छे से किस किस ने इस चीज़ों को सुना है। जिसने अच्छे से कंसंट्रेशन लेवल के साथ में इस लेक्चर को सुना है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। बाकी लास्ट में अपना स्कोर लिखना, कितना स्कोर आया है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टूनिकेट्स। अभी टूनिकेट्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। टूनिकेट्स को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये इन्वर्टिब्रेट मैरिन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाली जानवरों की प्रजातियां हैं जो कि खासकर हमारी जो चट्टानें हैं समुद्र के अंदर में उससे अटैच होती हुई नजर आती हैं। दूसरा, जो टूनिकेट्स हैं ये ज़्यादातर पानी के अंदर गहराई में रहती हैं, शैलो वाटर में रहना पसंद करती हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में एटलांटिक मैनहेडन के बारे में पूछा गया है। एटलांटिक मैनहेडन को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट, एटलांटिक मैनहेडन एक प्रकार की मछली की प्रजाति है जो कि हमारे कोस्टल और एस्टोरिन वाटर्स के अंदर में पाई जाती है। दूसरी चीज़, जो एटलांटिक मैनहेडन है ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है हमारे IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में। जो IUCN है ना हमारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसके अंदर में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर में इसको कवर किया है, सॉरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर किया है। तो क्या है इसका सही उत्तर वो आपने बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हवासोंग 18। हवासोंग 18 रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है ये, क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में पूछा गया है। इस स्कीम को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो ये स्कीम है इसका मेन मकसद है रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट करना, लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर लगातार यहाँ पर विकास करना। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ये स्कीम है इसका मेन मकसद है नई नई फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना, नई फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना, प्लस यहाँ पर जो आज के समय पर प्रेजेंट फैसिलिटीज़ है उनको रिप्लेस करके कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ को लेकर आना। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बार्ड चैटबोट एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट है। इसको कौन सी कंपनी ने डेवलप किया ये आपने बताना है।
ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी सैमसंग या फिर ऑप्शन डी अल्फ़ाबेट। तो किसने यहाँ पर बार्ड चैटबॉट को बनाया है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन एक और सिंपल सा क्वेश्चन। लेपर्ड 2 एक मेन बैटल टैंक है, ये कौन से देश के थ्रू डेवलप किया गया है टैंक, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो कौन से देश ने यहाँ पर लेपर्ड 2 नाम के बैटल टैंक को डेवलप किया है? आगे आते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो अब स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना। लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूँगा और फिर आपको स्कोर भी लिखना है कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। तो आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया था लेपर्ड 2 के बारे में। तो लेपर्ड 2 एक मेन बैटल टैंक है, इसको कौन से देश ने डेवलप किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी ने यहाँ पर डेवलप किया है। रिसेंटली इटली ने यहाँ पर खरीदने की बात की है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो बार्ड चैटबॉट है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, इसको कौन सी कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अल्फ़ाबेट के थ्रू डेवलप किया गया है। अल्फ़ाबेट जो कि हमारी गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस स्टेशन स्कीम का मेन मकसद है हमारे रेलवे स्टेशंस को प्रॉपरली डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में। दूसरी चीज़ जो हमारी नई फैसिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना और अपग्रेड करना, प्लस जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस करने का काम करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था होसोंग 18 हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अटलांटिक मैनहट्टन को लेकर कि बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला तो सही है, आपने यही पढ़ लिया, फिश की स्पीशी है ना। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन पहली चीज़ ये मछली की प्रजाति है, ठीक बात है ये, जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि IUCN रेड लिस्ट के अंदर में अटलांटिक मैनहट्टन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर नहीं किया गया है, इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, आपको याद होगा। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर वैसे आपसे पूछा गया था टूनिकेट्स के बारे में, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि टूनिकेट्स क्या है? ये इन्वर्टिब्रेट मैरिन स्पीशीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे रॉक्स के साथ में अटैच हुई हुई नज़र आती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, टूनिकेट्स हमें ज़्यादातर गहरे समुद्र में पाई जाती हुई नज़र आती हैं, वहाँ पर ये इनको रहना पसंद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा। तो कितने क्वेश्चन सही किए हैं फटाफट बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। कहाँ पर गलती हुई है वो भी बताना, क्यों गलती हुई है। अगले दिन यानी कल के दिन फिर से आपको मौका मिलेगा, फिर से यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को सुनना और फिर यहाँ पर ट्राई करना, वाकई में एक सुधार आता हुआ नजर आएगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।